है ना, इस विजयार्ध पर्वत के कारण इस भरत क्षेत्र के दो भाग हुए, यह एक उत्तर भाग और ये दक्षिण भाग। तो दक्षिण की तरफ जो आकार है उसमें से आधे भाग तक तो वह उसी प्रकार से बहती जाती है सीधी, और आधा भाग खत्म होने के बाद वह दाहिने हाथ में मुड़ जाती ऐसे, और दाहिने हाथ में मुड़कर इस लवण समुद्र में जाकर मिलती। इस प्रकार से यह गंगा नदी इस पर्वत के ऊपर से बहती हुई इस तालाब के अंदर मिल जाती। इस गंगा नदी के बारे में आता है कि यह गंगा नदी जब कुंड से निकलती है और यहाँ लवण समुद्र में मिलती है, तब तक इस नदी में 14,000 उपनदियां मिलती। और उसके बारे में तिलोय पन्नति में आया, यह 14,000 नदियां जो कि इस गंगा नदी में मिलती है, यह सब म्लेच्छ खंड की होती है। म्लेच्छ खंड की मतलब ये कुंड में गिरने के बाद जो ये गंगा नदी बहती है ना इस भरत क्षेत्र में, तो उसमें ये सब नदियां मिलती है। फिर यहाँ आने के बाद यहाँ की जो म्लेच्छ खंड की का क्षेत्र है, क्षेत्र की उपनदियां नदी में मिलती। इस पर्वत के ऊपर जो तालाब है उसमें से निकलने के बाद लवण समुद्र में मिलने तक गंगा नदी 14,000 नदियों से जुड़ जाती है, और 14,000 नदियों से जुड़ने के कारण यह गंगा नदी प्रारंभ जितनी होती है उससे 10 गुनी बड़ी होकर इस लवण समुद्र में मिलती। ध्यान देना, यह मैंने प्रमाण जो बताया ये हर नदी के साथ यह प्रमाण लागू होगा। गंगा नदी का उद्गम द्वार, उद्गम मतलब जहां से प्रारंभ हो गई उसको कहते हैं उद्गम द्वार। जो ये गंगा नदी का उद्गम द्वार है, उस उद्गम द्वार से लेके जहां पर गंगा नदी इस लवण समुद्र में मिलती है वहां तक यह गंगा नदी 10 गुनी चौड़ी हो जाती। तो ये कितने प्रमाण का उद्गम द्वार है? तो 6.25 योजन इतना तो इसका उद्गम द्वार है। अब वो कहाँ है उसकी चर्चा जब हम इस पर्वत की करेंगे उसके ऊपर उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी तो इतना समझना, इस गंगा नदी का उद्गम द्वार जो है वह 6 योजन और पाव योजन 6.25 योजन इतना इस गंगा नदी का उद्गम द्वार है। इसी को ऐसा भी कहा जाता है 6 योजन 1 कोस चौड़ा, इतना उस गंगा नदी का उद्गम द्वार है। और जहां पे लवण समुद्र में मिलती है वहां पर इस नदी का द्वार यह उससे 10 गुना मतलब 62.5 योजन इतनी चौड़ी यह गंगा नदी हो जाती है। तो यह गंगा नदी निकलते समय तो 6.25 योजन इतनी चौड़ी होती है, और लवण समुद्र में जहां यह मिल जाती है वहां 62.5 योजन चौड़ी हो जाती। अब इतनी बड़ी होने का कारण भी यही है कि इस गंगा नदी में 14,000 उपनदियां जब मिलेगी तो अपने आप ही इसका विस्तार तो बढ़ता ही जाएगा और वह लवण समुद्र में जाकर मिल जाती। ऐसा इस गंगा नदी का विस्तार इस भरत क्षेत्र में होता है। जैसे हमने गंगा नदी की चर्चा की, अब सिंधु नदी की भी चर्चा करें। सिंधु नदी भी इस हिमवन पर्वत के ऊपर होने वाले तालाब में से निकलती है और बाएं हाथ में मुड़ जाती। गंगा नदी दाएं हाथ में मुड़ती है, सिंधु नदी बाएं हाथ में मुड़ती। यहाँ पर वृषभ के आकार का जो यह पर्वत का आकार बना हुआ है उसमें से
यह सिंधु नदी इस भरत क्षेत्र में कुंड में गिरती है। जो कुंड का आकार मैंने आपको गंगा नदी के लिए बताया था, वही कुंड का आकार यहाँ पर सिंधु नदी के लिए भी लागू होता। यह भी 60 योजन चौड़ा, इतना बड़ा कुंड, इसके बीचों बीच 8 योजन चौड़ा, 10 योजन ऊंचा, 10.5 योजन ऊंचा ऐसा एक द्वीप है। इस द्वीप के ऊपर 10 योजन ऊंचा एक शैल है। उस शैल के ऊपर 3000 योजन चौड़ा, 3000 धनुष चौड़ा और 2000 धनुष ऊंचा एक प्रासाद है। उस प्रासाद के ऊपर कमल है, कमल के ऊपर आसन है और आसन के ऊपर एक भगवान की प्रतिमा है। मानो ऐसा वर्णन आया है, मानो यह गंगा और सिंधु नदी भगवान को स्पर्श करके पवित्र होते हुए आगे बढ़ना चाहती है, इसलिए भगवान के सर पर गिरती हुई यह आगे बढ़ती है। ऐसी यह सिंधु नदी इस कुंड में गिरते हुए इस कुंड के दक्षिण द्वार से निकलती, दक्षिण द्वार से निकलती है। तब इसकी चौड़ाई 10 योजन होती है और फिर इस गुफा में जाकर जब मिलती है तो इस गुफा में इसकी चौड़ाई 8 योजन इतनी हो जाती। इस प्रकार से 8 योजन चौड़ी होते हुए यहाँ पर भी दरवाजा है। दरवाजे के नीचे वेदी होती है और वेदी के नीचे से यह नदी बहती हुई आगे बढ़ती हुई यह सिंधु नदी इस भरत क्षेत्र के दक्षिण तरफ होने वाले आधे भाग में से आधा भाग, अब आधे भाग में से आधा भाग कैसे निकालना है उसका प्रमाण भी मैं आपको समझाता हूं। आप यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये भरत क्षेत्र है। इस भरत क्षेत्र की चौड़ाई 526 6/19। अब 526 6/19 है। इसमें से यह विजयार्ध पर्वत का प्रमाण माइनस करना है। कैसे माइनस करना है? इस विजयार्ध पर्वत की चौड़ाई 50 योजन है। आप कागज पेन जिन्होंने लिया है वो आप माइनस करना। 526 6/19 में से 50 योजन आपको माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि आपको इस भरत क्षेत्र का पहले आधा भाग निकालना है। आधा भाग कैसे निकलेगा? यहां से यहां तक का प्रमाण 526 है। जब यहां से यहां तक का प्रमाण 526 है, इसमें से इतना भाग माइनस करेंगे तो बाकी के बचे हुए भरत क्षेत्र का प्रमाण निकलेगा। और इस भरत क्षेत्र का जो प्रमाण निकला उसको 2 से भाग दो। समझ में आया? 526 6/19 में से 50 माइनस करना है। 50 माइनस करने के बाद 2 से भाग दो तो यह भरत क्षेत्र का दक्षिण भाग निकलेगा। उस दक्षिण भाग को फिर 2 से भाग दो तो यह इस दक्षिण भाग का आधा भाग निकलेगा। ठीक है, आया समझने? 119 कुछ निकलता है। इस प्रकार से इस आधे भाग तक यह गंगा नदी सीधी बहती हुई आती और फिर गंगा नदी नहीं, सिंधु नदी की चर्चा चल रही है। अब ये सिंधु नदी इसी प्रकार से आधे भाग तक सीधी बहती हुई आती है और फिर लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में मुड़ जाती और फिर लवण समुद्र में जाकर मिलती। इस सिंधु नदी का प्रमाण भी उद्गम द्वार के पास 6.25 योजन चौड़ी होती है और जब यह लवण समुद्र में मिलती है तो 62.5 योजन चौड़ी हो जाती। इस प्रकार से यह सिंधु नदी भी 14,000 उपनदियों को लिए हुए इस लवण समुद्र में जाकर मिलती। इस प्रकार से इस भरत क्षेत्र में गंगा नदी का बहना
और सिंधु नदी का बहना, यह हमने यहाँ पर देखा। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं यह इस भरत क्षेत्र के विजयार्ध पर्वत के बारे में, जिस विजयार्ध पर्वत के बारे में हमने अभी तक सिर्फ सुना ही है लेकिन समझा नहीं। अभी आज इसकी चर्चा थोड़ी सी यहां पर करने जा रहे हैं। यह विजयार्ध पर्वत, मैंने आप सबको बताया था कि विजयार्ध पर्वत क्यों कहा, क्योंकि चक्रवर्ती यहां तक पहुंचता है तो 3 खंडों को जीतता है, मतलब उसकी आधी विजय हो जाती, इसलिए इस पर्वत का नाम है विजयार्ध पर्वत। ठीक है। इस विजयार्ध पर्वत की चौड़ाई 50 योजन है। चौड़ाई मतलब आप देखना, यह जो आपको विजयार्ध पर्वत दिखाई दे रहा है, यह विजयार्ध पर्वत यहां से लेके यहां तक 50 योजन चौड़ा है और नीचे से लेके ऊपर तक, यहां से लेके चोटी तक 25 योजन चौड़ा है। ऊंचा, चौड़ा तो 50 योजन हुआ, ऊंचा 25 योजन हुआ। ठीक है, आया समझ में? तो यह विजयार्ध पर्वत चौड़ाई में 50 योजन है और ऊंचाई में 25 योजन ऊंचा है। ऐसा यह, इसका दूसरा नाम है रजतगिरी। रजत, चांदी, चांदी जैसे रंग वाला यह पर्वत है, इसलिए इसका नाम रजतगिरी भी पड़ा हुआ। ऐसा यह रजतगिरी 50 योजन चौड़ा, 25 योजन ऊंचा होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यह उसकी सीढ़ियों जैसा आकार। ये सीढ़ियां क्यों हैं? देखिए, यह विजयार्ध पर्वत सर्वप्रथम ऊंचाई में 10 योजन ऊंचा होता है। ये प्रमाण है ना, भूमि से लेके यहां तक 10 योजन ऊंचा है। उसके बाद 10 योजन कम हो जाता है, इसलिए आपको यहां पर ये सीढ़ी दिखाई दे रही। 10 योजन ऊंचा जाने के बाद 10 योजन कट जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है। उसके बाद और 10 योजन ऊंचा होता है और फिर 10 योजन अंदर कट जाता है। तो कितना हुआ? 10 योजन ऊंचा हुआ, 10 योजन अंदर की तरफ गया, फिर 10 योजन ऊंचा हुआ, फिर 10 योजन तरफ गया। अब देख आगे क्या हुआ। ये 10 योजन अंदर जाने के बाद फिर 5 योजन ऊंचा है। 5 योजन क्यों? क्योंकि इस पर्वत की ऊंचाई 25 योजन है ना, तो 10 योजन पहला हिस्सा, 10 योजन ऊंचा दूसरा हिस्सा, बचा हुआ 5 योजन तीसरा हिस्सा। अब 5 योजन ऊपर जाके यह पर्वत छत पर, जिसे कि हम चोटी भी कह सकते हैं, यह फिर 10 योजन चौड़ा हो जाता। 10 योजन चौड़ा होने के बाद फिर नीचे 10 योजन आ जाता और फिर यहां पर 10 योजन और चौड़ा हो जाता है। फिर नीचे 10 योजन आता है और फिर यहां पर 10 योजन। देखिए, छत पे 10 योजन है, छत से 5 योजन नीचे चला गया, चौड़ाई में 10 योजन हुआ। फिर नीचे 10 योजन चला गया, फिर चौड़ाई में 10 योजन हो गया, फिर नीचे 10 योजन गया। ऐसे ऊंचाई की अपेक्षा 25 योजन हुआ और चौड़ाई की अपेक्षा यहां पे 10 योजन, यहां पे 10 योजन, यहां पे 10 योजन, यहां पे 10 योजन और यहां पे 10 योजन। ऐसे 50 योजन चौड़ा और 25 योजन ऊंचा, ऐसे यह विजयार्ध पर्वत चांदी के रंग वाला होता। इस प्रकार से यह अत्यंत सुंदर, ऐसा रमणीय यह विजयार्ध पर्वत है। देखिए, इसके प्रमाण आप ध्यान से समझना, सुनना और नहीं समझ में आए तो पूछना, क्योंकि
यदि आपको भरत क्षेत्र समझ में नहीं आया तो आपको विदेह क्षेत्र की नगरियां समझ में नहीं आई। इसीलिए सर्वप्रथम आप ध्यान से भरत क्षेत्र को समझना। ऐसा यह भरत क्षेत्र और उसका विजयार्ध पर्वत होता है। इस विजयार्ध पर्वत पर यह जो पहली श्रेणी मतलब पहली सीढ़ी जिसे हम कहते हैं, यह पहली श्रेणी कहलाती। इस पहली श्रेणी पर विद्याधरों की नगरियां हैं। अब इसकी थोड़ी सी चर्चा करके आज यहीं पे रुकेंगे कि यह जो पहली देखिए, यह जो पहली श्रेणी है, इस श्रेणी पर विद्याधरों की नगरियां हैं। कितनी नगरियां हैं? दक्षिण की तरफ 50 और उत्तर की तरफ 60। मतलब दक्षिण और उत्तर कैसे? ये आपका भरत क्षेत्र है। इस भरत क्षेत्र में यह भाग हुआ दक्षिण, यह भाग हुआ उत्तर। तो दक्षिण की तरफ 50 नगरियां होती है और उत्तर की तरफ 60 नगरियां होती। किनकी होती है? विद्याधरों की नगरियां होती। विद्याधर किसे कहते हैं? थोड़ा आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, यह प्रथम श्रेणी में होने वाली विद्याधरों की नगरियां भी अप्रतिम बहुत सुंदर होती। वह नगरियां भवन, तालाब, गार्डन मतलब वनखंड और अकृत्रिम जिनालयों के साथ, छोटे छोटे अकृत्रिम जिनालय होते हैं, बड़े नहीं होते, छोटे अकृत्रिम जिनालय होते हैं। ऐसे जिनालयों के साथ यह सुंदर ऐसी विद्याधरों की नगरियां होती। अब ये विद्याधर क्या चीज है? देखिए, मनुष्य गति के जीव तो आप जानते ही है। मनुष्य बनकर जो जन्मते हैं उनको मनुष्य गति के जीव कहते हैं। उन मनुष्य गति के जीवों का एक प्रकार है विद्याधर। विद्याधर जो अनेक विद्याओं को धारण करते हैं उनको कहते हैं विद्याधर। मैंने पहले दिन आपको बताया था कि इसकी चर्चा अपन करने वाले हैं, जो कि आपको मैंने उदाहरण दिया था रावण का। रावण एक विद्याधर था और वह अनेक विद्याओं का धनी था। और उनकी यह खासियत होती है कि ये जो विद्याधर होते हैं ये दिखने में अति सुंदर होते हैं और बुद्धि में भी अति शार्प, अति बुद्धिशाली होते हैं। इसीलिए इन विद्याधर जीव 3 प्रकार के विद्याओं के धनी होते हैं। उसमें एक कहा जाता है कुल परंपरा की विद्याएं, एक होती है जाति परंपरा की विद्याएं और एक होती है पुरुषार्थ पूर्वक धारण की हुई विद्याएं। कुल परंपरा और जाति परंपरा में फर्क क्या? जो पिताजी की परंपरा होती है उसको कहते हैं कुल परंपरा, और जो माँ की परंपरा होती है, ननिहाल कहते हैं ना अपन, माँ का मैका, तो वो उसको कहते हैं जाति। तो यह विद्याधर होते हैं, कुल परंपरा से भी विद्या को धारण करते हैं और अपने मामा के पास, सीधी भाषा में कहें तो वहां से भी कुछ विद्याएं सीखते हैं। इसलिए जाति परंपरा से मिलने वाली विद्याएं कहती। इस प्रकार से कुल परंपरा, जाति परंपरा और तीसरा भेद है पुरुषार्थ पूर्वक की गई विद्या। जैसे रावण का यदि आप चरित्र पद्म पुराण में पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि रावण बहुत शक्तिशाली था, बुद्धिशाली था, बहुत सुंदर था और बहुत धार्मिक था। या मतलब अभी रावण की चर्चा करेंगे तो 1 घंटा कम पड़ जाएगा। रावण जब भी सुबह की
किसी भी काम के लिए बाहर निकलता था अपने भवन से, तो वह पहले अष्टद्रव्यों से पूजा किए बिना कभी बाहर नहीं निकलता। युद्ध के लिए भी जाता था तो पहले भगवान की पूजा करता था और फिर युद्ध के लिए जाता। उसके बारे में एक घटना भी आती है कि जब राम और रावण का युद्ध शुरू हुआ तो बीच में अष्टानी का पर्व आया। अष्टानी का पर्व आया तब दोनों ने युद्ध विराम किया। राम ने भी किया और रावण ने भी किया। और रावण ने अपनी नगरी में, राजधानी में यह डिक्लेयर किया कि कोई भी 8 दिन तक शस्त्र नहीं उठाएगा। सब अपने अपने घरों में या मंदिरों में रहकर 8 दिनों तक अष्टानी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाए। धूमधाम मतलब अपन जो बैंड बाजा वगैरह बजाते हैं इसको धूमधाम नहीं बोलते, बल्कि धार्मिक परंपराओं की अपेक्षा भगवान के प्रति समर्पित होते हुए पूजा पाठ व्रतादि का पालन करते हुए अष्टानी का पर्व मनाए। और 8 दिनों तक रावण ने शस्त्र नहीं उठाया, बल्कि संकल्प पूर्वक 8 दिनों तक अष्टानी का पर्व मनाया। इतना तो रावण धार्मिक था और अनेक विद्याओं का धनी था और कई विद्याओं को तो उसने अपने पुरुषार्थ से हासिल की थी। अभी टाइम नहीं है, नहीं तो उसकी वो पुरुषार्थ की विद्याओं का भी उदाहरण पद्म पुराण में आता है, बहुत सुंदर वर्णन उसका भी है। तो वहां पर भी इस प्रकार से वह कुल विद्या, जाति विद्या और पुरुषार्थ पूर्वक ग्रहण की हुई विद्याओं के धनी, उनको कहते हैं विद्याधर। ऐसे विद्याधरों की यह प्रथम श्रेणी होती है जिसके ऊपर 50 नगरियां होती है। और ऐसे ही विद्याधरों की उत्तर की तरफ प्रथम श्रेणी में 60 नगरियां होती और उन 60 नगरियों में वो विद्याधर रहते हैं। विद्याधरों में भी ऐसा ही होता है, कुछ विद्याधर सामान्य होते हैं, कुछ विद्याधर बलशाली होते हैं और उन सब विद्याधरों का एक अधिपति विद्याधर होता है जिनको विद्याधरों का चक्रवर्ती कहा जाता है। ऐसे ही रावण सब विद्याधरों का चक्रवर्ती था, इसीलिए रावण के साथ युद्ध करने के लिए कोई विद्याधर तैयार नहीं था, क्योंकि सब जानते थे वह बहुत बलशाली, बहुत बुद्धिशाली और अनेक विद्याओं का धनी था। ऐसे यह विद्याधरों की नगरियां, जो कि मनुष्य गति के ही जीव होते हैं, हम जैसे मनुष्य गति के जीव हैं वैसे ही वह भी हमारे जैसे ही खाना खाते हैं, हमारे जैसे ही उनकी दिन भर की क्रियाएं होती है। ऐसे ही दिन भर की क्रियाएं करने वाली यह विद्याधरों की नगरियां इस प्रथम श्रेणी विजयार्ध पर्वत की प्रथम श्रेणी में होती। कल एक ने मेरे को सवाल किया था, विद्याधर वो रावण तो लवण समुद्र के पास कहीं था। आदि पुराण में इसका सामान्य उल्लेख है, एग्जैक्ट नहीं बताया, लेकिन वहां पे बताया कि लवण समुद्र के बाजू में द्वीप के ऊपर रावण की राजधानी अर्थात नगरी थी। तो यह लवण समुद्र के आसपास ही कहीं होगा, वहीं पर उसकी वह राजधानी थी। ऐसे यह विद्याधरों की श्रेणियां इस विजयार्ध पर्वत के ऊपर होती है और इन विजयार्ध पर्वत पर होने वाली विद्याधरों की नगरियों में विद्याधर बड़े सानंद आनंद के साथ रहते हैं। ऐसे इस भरत क्षेत्र की विजयार्ध पर्वत की प्रथम श्रेणी के बारे में हमने चर्चा की। अभी किसी को प्रश्न पूछना हो तो 2-4-5 मिनट में पूछ सकता है, उसके बाद अपनी कक्षा यहाँ पर विराम लेगी। सोहम, ज्यांनी हात वरती केले त्यांना अनम्यूट कर, अनम्यूट दिसते का?
हाँ, किसी को कोई सवाल है? जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जो मलेच्छ खंड में चक्रवर्ती की रानियां होती थी 32,000, तो वो धर्म विहीन कैसे? देखिए, ऐसा तो उल्लेख भी है, चक्रवर्ती की पट्टरानी होती, वो म्लेच्छ खंड से आती, और जी। वो पुत्र नहीं होता उसको। तो ऐसे कई, अच्छा। जैसे चक्रवर्ती जीतने के लिए जाता है ना, तो जी। पुराने जमाने में पद्धत हुआ करती थी, आपने कई पिक्चरों में भी देखा होगा, जो ऐतिहासिक पिक्चर होती है, कि राजा जब युद्ध के लिए निकल रहा है तो उसने जीता, तो वो राज्यकार जिसको जीता वो अपनी कन्या को उस राजा को समर्पित कर देता। तो ऐसी कई शादियां चक्रवर्ती की होती, तो वो म्लेच्छ खंड की भी होती है, आर्य खंड की भी होती है। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। ये विजयाद पर्वत कहाँ है? अभी समझ में नहीं आया, एक बार बता दीजिए ना। यह भरत क्षेत्र है, जी दिखाई दे रहा है ना भरत क्षेत्र। जी जी। इस भरत क्षेत्र के बीचों बीच यह ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ, ये हुआ पूर्व, ये हुआ पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ, ऐसा बीचों बीच ये सफेद कलर का विजयार्ध पर्वत। आया समझ में? जी। ठीक है, तो, और किसको तो इस ये पर ब्लू, सवाल हो जो तो ब्लू पूछिए। कलर जो दिख रहा है, ये पूरा अपना भरत क्षेत्र है? ब्लू कलर नहीं, ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ना, हाँ, ये यहां से भरत लेके क्षेत्र। यहां तक भरत क्षेत्र हुआ, और ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, ये तो आर्य खंड है, जहां पे 63 शला का पुरुष जन्म लेते हैं। ठीक है, ठीक है। और किसी को कोई सवाल हो तो पूछिए। पंडित जी। हम्म, हेलो। हेलो हाँ पंडित जय जी। जिनेन्द्र, बोलिए। हाँ जय बोलिए। जिनेन्द्र, ये विद्याधर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं क्या? विद्याधर, देखिए, विद्याओं के धनी तो होते हैं, जी। लेकिन यदि दीक्षा वगैरह ले तो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा, तो विद्या छोड़नी पड़ती क्योंकि होंगी। मनुष्य गति का जीव है, हाँ। विद्याओं को धारण किया मतलब कोई गलती। अच्छा, विद्या छोड़ के ही मोक्ष जा सकते हैं ना? विद्या हो चाहे नहीं हो, जी। विद्याओं से कुछ लेना देना नहीं, ऐसे हाँ। आत्म स्वरूप की ओर वृत्ति जब बढ़ती है, तो विद्या हो चाहे नहीं हो उसको क्या विद्या, देखिए, कई मुनिराजों को भी कई प्रकार की विद्याएं प्रकट होती है, लेकिन उसका प्रयोग मुनिराज नहीं करते, हम्म। क्योंकि वह विद्याएं प्रकट होती है, उसका हम्म। प्रयोग आत्म साधना में बाधक होता है, इसलिए विद्याओं का प्रयोग मुनिराज नहीं करते। तो हम्म। विद्या हो चाहे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ठीक है, मोक्ष का रास्ता खुला है। मनुष्य गति का जीव है तो मोक्ष मोक्ष का रास्ता खुला होगा ही होगा। ठीक। आगे और किसी को कोई सवाल? जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। ये आपने जो बताया कि विद्याधरों के जो नगरियां हैं उसमें भी अकृत्रिम चैत्यालय हाँ होते हैं, तो इनकी बिल्कुल, ये तो अपन काउंटिंग करते हैं, तो उस काउंटिंग में तो ये नहीं आते हैं। नहीं आती है ना, ऐसे कई अकृत्रिम जिनालय है जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको काउंटिंग में नहीं लिया है। 458 अकृत्रिम जिनालय उनको ही लिया जिसमें हाँ 108 प्रतिमाएं होती, हाँ। उन्हीं को लिया है, बाकी तो ऐसे कई असंख्यात अकृत्रिम जिनालय हैं। तो उसमें 108 प्रतिमाएं नहीं होती होंगी? नहीं होती। अच्छा, ये जो ठीक है, जहाँ से जो गंगा और सिंधु नदी गिर रही है, वहां पे भी हाँ, आपने बोला कि मूर्ति होती है, तो वो सिर्फ मूर्ति होती है या चैत्यालय ही होता है? अकृत्रिम चैत्यालय सिर्फ मूर्ति होती, प्रतिमा होती। सिर्फ प्रतिमा? हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है। और किसी को कोई सवाल हो तो पूछिए, तो फिर अपन रुक जाते हैं यहाँ पर। हाँ पूछिए।
है किसी को कोई सवाल? हेलो पंडित जी। हेलो। जय जिनेन्द्र। हेलो। हाँ जय जिनेन्द्र। जय हाँ, जय। जय ये जो जिनेन्द्र बोलिए। एक एक स्ट्रेप में आपने बताए 50 नगरियां हैं, 60 हैं, तो इसकी 2 हाँ, स्ट्रेप और हैं, तो क्या उनमें भी है नगरी इनकी उसकी चर्चा विद्याधरों की? कल करेंगे ना। अभी आज जी तो जी अपने को हाँ। सिर्फ एक ही स्टेप की चर्चा की है। हाँ अभी हाँ। स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे, एकदम से कूद जाएंगे तो नीचे गिरने का चांस ज्यादा है। ठीक है, ठीक। हाँ चलिए। ठीक है, ठीक। तो अभी आज अपन यहीं पे रुकते हैं। और है किसी को कोई सवाल? हाँ पूछिए। आ, आपने कल बोले थे कि चक्रवर्ती कोई पर्वत पे आप अपना नाम लिखते वो जीतने के बाद, वहां तक जाने के बाद। हाँ वो हाँ। आज का पर्वत जो है वो है वही है क्या, विजयाधर नहीं नहीं पर्वत? नहीं, मैंने कल भी समझाया था इसको कि हाँ ये सफेद आपको दिखाई दे रहा है ना, अभी तो स्क्रीन जी दिखाई दे रही है। जी जी जी। ये सफेद जो है ये तो है विजयार्ध पर्वत। ओके। और ये पीले कलर का जो है ये है हाँ। वृषभाचल पर्वत। तो ओके। वृषभाचल पर्वत पर नाम लिखता है और विजयार्ध पर्वत के नीचे से ये मृच्छखंड में चला जाता है। ओके, तो वो अब तो अलग है। इस पर्वत की वो ओके। पर्वत अलग है। ठीक है। तो और ओके, किसी को सवाल हो तो पूछिए। लेकिन मैं और एक क्वेश्चन पूछ सकती? हाँ बोलिए। अभी आप जो आज का जगह पर बोले कि विद्याधर जाते हैं, तो हम लोगों हाँ का ऐसा कुछ भी ये नहीं है, तो फिर हमको तो चांस ही नहीं है उधर जाने का। हाँ, तो नहीं जा सकते ना आप तो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। तो क्यों जाना चाहते हैं वहां पे आप? नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, मरने के बाद जो अरे आत्मा जो सीधा मोक्ष में चले जाने का मार्ग ढूंढना चाहिए, का विद्याधरों की नगरी में जाने का मार्ग ढूंढना चाहिए? अच्छा अच्छा, ओके। तो ठीक है। वो क्रॉस आप करके तो बोलिए। जाना पड़ेगा। नहीं, पंडित आप जी, नहीं जा सकते। हाँ बोलो बोलो बेटा। आपने बोला था कि विजयाधर पर्वत के पास वो द्वार है जिससे के अंदर से की नदी बहती है, तो हाँ तो नीचे उस तरफ थोड़ा सा वो कटा हुआ दिखा था जिससे कि नदी अंदर बहती है। हाँ। फिर उसके साथ हवा भी जा सकता है, तो फिर क्या बोलते हैं, उधर गर्मी कैसे होता है? गर्मी कम होनी चाहिए। हाँ, ये हवा बहुत कम है बेटा। ये गैप होता है ना, ये गैप बहुत छोटा होता है। जैसे आप दरवाजा बंद करते तो नीचे से छोटी सांद सांद बोलते हैं ना, उतनी रहेगी। तो आपकी रूम ठंडी रहेगी क्या? नहीं रह सकती। नदी है उसके कारण थोड़ी गर्मी कम जरूर होती है, लेकिन दरवाजे बहुत लंबे चौड़े हैं, अंतर भी बहुत लंबा चौड़ा है, तो उतनी गर्मी सहन होनी चाहिए ना। सामान्य मनुष्य को वो गर्मी सहन नहीं हो पाती, ऐसा उसका कथन का मतलब होता है। ठीक है ना। और सब लोग बोलते हैं कि अर्थ गोलाकार में होता है, तो फिर वो किस तरह होता है? वो आपने फ्लैट दिखाया था कि वो गोलाकार हाँ, होता है कि वो फ्लैट होता है? एक्चुअली जैन भूगोल के हिसाब से अपना विश्व तो फ्लैट है, गोलाकार नहीं। ठीक है। ठीक है पंडित जी। ओके। जम्बू द्वीप के ऊपर डाल दीजिए। ठीक है। जय बोलो महावीर भगवान की जय। सोहम, मीटिंग एंड करून टाक तुझ्याकडून आणि रेकॉर्डिंग पॉज कर. त्यांनी सांगितलं मीटिंग एंड कर तुझ्याकडे. हेलो, लीव करूँगा मैं। तसा मी करतो इकडून.